हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातीय जो प्रदेश है उनमें भूमध्य रेखीय वन प्रदेश की आदिम जाति पिग्मी जनजाति के बारे में। विश्व की अधिकांश आदिम जातियां विषम भौतिक दशाओं वाले प्रदेशों में पाई जाती है। अब देखो, जो विषम भौतिक दशाएं होती हैं जिनमें सघन वन प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है, घास के मैदान हैं, ऊंचे नीचे पर्वतीय एवं पठारी भूभाग इसके उदाहरण हैं। ये लोग ऐसे विषम भौतिक दशाओं वाले प्रदेशों में अपने आप को अलग, जो सभ्य समाज से उससे अलग रखते हैं और ये ऐसी जगह पर निवास करते हैं जहाँ जीवन यापन अत्यंत कठिन होता है। विभिन्न आदिवासी समुदाय अपने को अन्य समुदायों से पृथक रखते हुए अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। अब देखो, विश्व के कुछ प्रमुख जनजातीय प्रदेश है जिसमें पहला है भूमध्य रेखीय वन प्रदेश जिसकी जनजातियां हैं पिग्मी, सैमांग, सकाई। दूसरा है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें बद्दू, बुशमैन आदि। तीसरा है मानसूनी वन एवं पर्वतीय प्रदेश जिसमें आता है नागा, गोंड, संथाल, भील, गुजर, टोडा, चकमा, भोटिया आदि। तीसरी है घास प्रदेश जिसमें खिरगिच और मसाई जनजाति आती है। अगला आता है शीत मरुस्थल या टुंड्रा प्रदेश जिसमें एस्किमो, चुकची, समोयद, याकतू और लैप्स। तो ये कुछ विश्व के प्रमुख जनजातीय प्रदेश थे और इनमें कुछ जनजातियां निवास करती हैं जो कि मैं आपको पीडीएफ बना के जो भेजूंगी उसमें इसके संक्षिप्त में आपको बताया गया है। उन पीडीएफ में आप स्टडी कर लेना। अब हम पढ़ते हैं पिग्मी जनजाति के बारे में। अत्यंत छोटे कद के पिग्मी जनजाति अत्यंत छोटे कद के पिग्मी जनजाति समूह अफ्रीका के भूमध्य रेखीय वनों में निवास करते हैं और पशुओं का आखेट करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। पिग्मियों के कई उपवर्ग हैं जो कि 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में बिखरे हुए हैं। इनका मुख्य निवास क्षेत्र कांगो बेसिन के पूर्वी भाग में इतूरी नदी का तटीय क्षेत्र है। अब देखो, ये जो भूमध्य रेखीय वन प्रदेश है यहाँ की जो जलवायु है वह उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु है, यानी कि यहाँ पर तापमान अधिक रहता है और आर्द्रता भी अधिक रहती है। वर्ष भर उच्च तापमान यानी कि तापमान हमेशा हर महीने का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। वार्षिक वर्षा 200 से 250 सेमी वर्ष भर प्राय हर महीने में होती है। और देखो, हम देखते हैं कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं या भूमध्य रेखीय जलवायु होती है वहाँ पर संवहनीय वर्षा प्रतिदिन होती है। दिन में सुबह जैसे दिन की शुरुआत होती है तो तेज चमक के साथ धूप होती है, लेकिन जैसे जैसे 2 बजे के बाद अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज मूसलाधार बारिश होती है। और मूसलाधार बारिश के बाद शाम को फिर से आसमान खुल जाता है, लेकिन इस तरह से बारिश धूप के कारण वहाँ पर आर्द्रता 75% से अधिक रहती है। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और शांत वायु के कारण यहाँ का पर्यावरण उमस भरा तथा असह्य होता है। यहाँ सघन सदापर्णी वन तथा विषैले, अब देखो सदापर्णी वन जो सदाबहार वन होते हैं जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मिलते हैं, जिसमें सागवान, साल जो हैं इनकी प्रजातियां हैं। तो इन वृक्षों का जो वितान होता है ऊपर, ये बहुत ऊंचाई तक जाते हैं क्योंकि इनमें धूप प्राप्त करने के लिए एक तरह से होड़ होती है कि मैं ज़्यादा धूप लूँ, मैं ज़्यादा, तो ये बहुत ऊंचे वृक्ष होते हैं और इनके जो ऊपर का वितान होता है वो काफ़ी फैला हुआ होता है। इस कारण से इस जो क्षेत्र होता है यहाँ पर ज़मीन पर धूप नहीं पहुँच पाती है और यहाँ नीचे एकदम अंधेरा सा रहता है और यहाँ इस कारण से बारिश अधिक है, तापमान अधिक है और आर्द्रता अधिक है, धूप नहीं मिल पाती, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक विषैले और घातक जीव भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। पिग्मी जनजाति ने इस प्रकार के अनुपयुक्त तथा विपरीत पर्यावरण से अनुकूलन कर लिया, यानी कि ये जनजाति इस तरह की विषम परिस्थिति वाले पर्यावरण में भी अपने आप को अनुकूल कर लिया है।
ये स्थायी निवास न कर चलवासी या घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। अब इनके हम आगे कुछ और विशेषताएं, जिसमें पहला आता है शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। पिग्मी निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है, जिनका कद सर्वाधिक छोटा यानी निम्नतम 132 सेंटीमीटर या 52 इंच होता है, इसलिए इन्हें बोना भी कहते हैं। पिग्मी के कई उपवर्ग हैं, जिनमें 4 प्रमुख हैं। पहला है मबूती, तवा, बिंगा, गसेरा। और इनके जो उपवर्ग है या उपजातियां हैं, इनकी बोली और जो भाषाएं हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन इनके कुछ जो लक्षण है वो सामान्य, जैसे इनका कद नाटा होता है या छोटा होता है, बाल छल्लेदार होते हैं, रंग काला, नाक चौड़ी एवं चपटी, होठ मोटे और चेहरा आगे की ओर निकला हुआ होता है। निग्रिटो प्रजाति के लोग नाटे लोगों को निग्रिलो कहते हैं, और अफ्रीकी जो निग्रिलो है पिग्मी, वो सर्वाधिक छोटे कद के होते हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर पाई जाती है। नेक्स्ट, आखेट। आखेट पिग्मी के जीवन यापन का मुख्य आधार है। ये कुशल शिकारी होते हैं और शिकार की खोज में जंगलों में भ्रमण करते हैं, यानी जंगलों में घूमते रहते हैं। पिग्मी पशु पक्षियों का शिकार करके मांस प्राप्त करते हैं और साथ ही जंगल में कंदमूल, फल, शहद भी इकट्ठा करते हैं। तालाब और झीलों से कुछ मछलियां भी प्राप्त करते हैं। इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित हैं तथा केवल पेट भरने तक ही सीमित हैं, और इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित तथा उदर पूर्ति से संबंधित है, और इनकी जो आवश्यकताएं वनों पर आधारित है, यानी कि ये वनों से ही अपने पेट को भरते हैं। ये छोटे जानवरों से लेकर हाथी जैसे बड़े जानवर तक का भी शिकार करते हैं। छोटे जानवर को 1-2 पिग्मी मिलकर कर लेते हैं, लेकिन ये हाथी का जब शिकार करते हैं तो कई लोग मिलकर या सामूहिक रूप से करते हैं। दिन में सोते हुए हाथी को एकांत में पाकर अथवा हाथी को घेर कर तीरों से पहले उसे अंधा कर देते हैं और विषाक्त तीरों के प्रहार द्वारा उसे मार डालते हैं। ये हाथी के मांस को खाते हैं और उसके रक्त को पीते हैं या पेय के रूप में प्रयोग करते हैं। ये लोग पक्षियों को मारने के लिए साधारण तीरों का ही प्रयोग करते हैं। और देखो, ये कुशल शिकारी होने के साथ साथ इनमें कुछ और भी कला होती है, जैसे कि ये पशु पक्षियों की बोलियों की नकल बड़ी प्रवीण तरीके से करते हैं, और ये इनकी बोली बोलकर उनको अपने रास्ते से भटका देते हैं और फिर अवसर पाकर उनका शिकार कर लेते हैं। और ये बड़े फुर्तीले होते हैं, बंदरों की भांति पेड़ों पे बहुत तेजी से चढ़ जाते हैं और एक ऊपर एक पेड़ से दूसरे पेड़ों पर घूमते रहते हैं। अगला है भोजन। आखेट से प्राप्त पशु पक्षियों के मांस तथा जंगल से एकत्रित किए गए कंदमूल, फल और मछलियां इनका भोजन है। ये लोग दीमक, चींटियों, लार्वा और शहद आदि को भी खाते हैं। ये मांस को भूनकर तथा कच्चा दोनों तरह से खाते हैं। पशुओं का जो रक्त होता है ये इनका प्रिय पेय पदार्थ है, और ये देखो, कभी इनको भोजन मिलता है तो ये भरपेट भी खा लेते हैं। काफ़ी बार इनको शिकार नहीं हो पाता है और इनको भोजन नहीं मिल पाता है तो ये काफ़ी दिनों तक भूखे भी रहते हैं, लेकिन ये खाने के बड़े शौकीन होते हैं। छोटा कद होने के बाद भी एक पिग्मी एक बार में 50 से 60 केले तक खा जाता है। ये लोग मांस को खुली आग पर भूनकर खाते हैं, और इनका जो केला है वो फलों में इनको सबसे प्रिय केला होता है, जो कि इनके जो पड़ोसी बंटू कृषक है उनसे ये वस्तु विनिमय द्वारा प्राप्त करते हैं। वस्त्र। अब देखो, इतनी उष्ण और आर्द्र जलवायु है, इतनी विषम परिस्थितियां हैं, तो इनको वस्त्रों की आवश्यकता बहुत कम होती है अथवा नहीं के बराबर होती है। ये लोग वृक्षों की छाल, पशुओं की खाल तथा पत्तों को कमर के चारों ओर लपेट लेते हैं। जैसे देखो, जिस परिस्थिति में पर्यावरण जो चीज़ अवेलेबल करवाती है, मनुष्य उन्हीं का उपयोग करके अपने आप को ढाल लेता है। बेल के बीजों की करधनी तथा पत्तियों के आभूषण पहनते हैं। स्त्रियां ताड़ की पत्तियां अथवा वृक्ष की छाल से निर्मित वस्त्र को कमर के नीचे तक धारण करती हैं। पत्तों के गुच्छे, बांस को चीरकर बनाए गए लंबे दांत वाले कंघे को कमर से नीचे लटकाती हैं स्त्रियां,
और इनकी ये मान्यता है कि अगर हम इन कंघों को अपनी कमर से नीचे लटकाएंगे तो ये हमें बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। अगले औजार और उपकरण। इनके औजार बहुत सीमित और साधारण औजार होते हैं। ये लोग बांस की जो फलक होती है उसको आग में कठोर करके एक औजार बनाते हैं। अब देखो बांस इतना कठोर हो जाता है कि वो बांस को ही काट सकता है और इसकी सहायता से वो दूसरे उपकरण भी बनाते हैं। शिकार के लिए धनुष बाण का प्रयोग करते हैं और जो भूमि को खोदने के लिए बांस या बैंत के डंडे तथा लकड़ी का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसमें जो हमने देखा है कि जो बांस है वो भूमध्य रेखीय जो जलवायु है या भूमध्य रेखीय सदाबहार वन है उनका एक पेड़ है बांस। तो इन जो पिग्मी जनजाति है इनके ये लोग बांस का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। जैसे पानी पीने के लिए भी, पानी भरने के लिए भी बांस की तुम्बियों का प्रयोग करते हैं। ये बाण तथा तीर के नोक पर विष लगाते हैं। हमने देखा था कि विषैले जो तीर है उनका ये प्रयोग करते हैं और ये विष ये कुछ विशिष्ट वृक्षों एवं लताओं के रस से प्राप्त करते हैं। इनके निवास गृह या झोपड़ियां शिकार की खोज में पिग्मी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। स्थायी निवास नहीं बनाते ये लोग, लेकिन कहीं पर भूमि के तर रहने तथा विषैले कीड़े मकोड़े एवं हिंसक पशुओं की अधिकता आदि के कारण पिग्मी लोग अधिकतर पेड़ों के ऊपर निर्मित मचान पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। और ये झोपड़ी होती है इनकी 2 मीटर लंबी व्यास वाली तथा 1.5 मीटर ऊंची बनाई जाती है और इनमें प्रवेश द्वार एक छोटा सा द्वार होता है और प्रवेश द्वार की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होने के कारण झोपड़ी में घुटनों के बल रेंग कर जाया जाता है। और प्रत्येक परिवार की एक झोपड़ी होती है। कहीं कहीं ऊंची भूमि पर वृक्ष की शाखाओं को भूमि पर गाड़ कर अर्धवर्ताकार ढांचा तैयार करके उसके ऊपर से पत्तियों द्वारा ढककर भी झोपड़ियां बनाई जाती हैं। और एक स्थान पर ऐसे जब 10-12 झोपड़ियों का निर्माण हो जाता है तो अस्थायी गांव का निर्माण होता है जिसकी अवधि कुछ महीने होती है। यानी कि ये स्थायी निवास करके नहीं रहते हैं, ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। इन जो प्रजाति होती है इसमें वस्तु विनिमय मिलता है। कांगो बेसिन में जो पिग्मी समुदाय है उसके समीप ही बंटू कृषक स्थायी बस्तियां बनाकर रहते हैं। तो ये एक दूसरे की भाषा से अनभिज्ञ रहते हैं, यानी कि एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। दोनों वर्गों के मध्य जो वस्तु विनिमय होता है वो मूक व्यापार होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूक व्यापार कौन सी जनजाति करती है, तो पिग्मी जनजाति करती है। किसके साथ? बंटू कृषक के साथ। ये क्या करते हैं, पिग्मी रात में अपने पड़ोसी कृषकों की बस्ती में जागते हैं और वहां किसी स्थान पर पत्तियों में मांस को लपेट के रखाते हैं। बंटू कृषक उस मांस को लेते हैं और बदले में पिग्मी की आवश्यकताओं की वस्तुएं जैसे केले या दूसरी चीज रख देते हैं, जिसे दूसरी रात पिग्मी उठा लेते हैं। बंटू कृषक और पिग्मी दोनों समूह के लोग सामान्यतः अपने व्यक्तिगत अनुभवों से दूसरे वर्ग की आवश्यकताओं को समझते हैं। देखो, अब मूक व्यापार का सबसे जरूरी ये होता है कि बिना कुछ कहे एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझ लेते हैं ये लोग। दोनों वस्तुओं का जब मूल्य बराबर होता है होने के कारण, यानी कि जितना मांस वो रख के आते हैं पिग्मी, उतनी ही वो वस्तु बंटू कृषक वहां रखते हैं। तो इस तरह से दोनों वस्तुओं का मूल्य लगभग बराबर होने के कारण ये मूक व्यापार चलता रहता है। किंतु जब कभी पिग्मी को ये लगे कि बदले में उपयुक्त मात्रा या उपयुक्त मात्रा में वस्तु उन्हें नहीं मिली है, उनके साथ छल कपट हुआ है, तो पिग्मी बदले में रखी हुई वस्तु नहीं लेता है। तो दूसरे दिन इस तरह वस्तु नहीं लेके वो अपनी नाराजगी जाहिर करता है। तो दूसरे दिन बंटू कृषक वस्तु की मात्रा बढ़ा देते हैं और जिससे अगर वो मात्रा बढ़ाने के बाद पिग्मी को ऐसा लगता है कि हाँ ये मात्रा सही है, जो मैंने मांस उनको दिया है उसके बराबर ये वस्तुएं रखा है, तो वो उसको उठा लेता है। लेकिन कभी अपने साथ छल या कपट अनुभव करने पर पिग्मी क्रोधित भी हो जाते हैं और पड़ोसी कृषक की हत्या भी कर देते हैं। तो संभवतः इस भय के कारण ही इनका मौन व्यापार चलता रहता है। अगला है सामाजिक संगठन। पिग्मियों का सामाजिक संगठन अत्यंत साधारण और आदिम प्रकार का है। इनमें किसी सार्वजनिक संस्था या मुखिया का अभाव होता है और ये आपसी कलह एवं झगड़ों का बातचीत से ही हल कर लेते हैं। यानी कि इनमें किसी कोर्ट कचहरी इनकी जरूरत नहीं होती, किसी
पंचायत की जरूरत नहीं होती, ये लोग आपस में बातचीत के द्वारा ही अपने झगड़ों का हल निकाल लेते हैं। ये सामान्यतः इनमें जो सफल और उत्तम आखेटक होता है उसे लघु बस्तियों का मुखिया मान लिया जाता है। पिग्मी नृत्य के बड़े प्रेमी होते हैं। इनके जब कोई बच्चे का जन्म होता है या वन्य देवता को जब ये प्रसन्न करते हैं तो ये सामूहिक नृत्य और गीतों का आयोजन करते हैं, यानी कि सभी इकट्ठा होकर नाचते हैं, गाना गाते हैं। पिग्मी अपने परिवार के प्रति अधिक निष्ठावान और कर्मठ होते हैं और इनमें एकल विवाह और बहु विवाह दोनों का प्रचलन है। मर्द लोग जो होते हैं उनको ये अपनी झोपड़ी के पास ही लकड़ी और पत्तियों के द्वारा जला देते हैं, लेकिन जब उनको जला देते हैं झोपड़ी के पास तो फिर वो वहां से चले जाते हैं, यानी कि वहां पर ये लोग नहीं रहते हैं। सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से पिग्मी अभी आदिम अवस्था में और भी भारी सभ्य समाज से दूर रहना चाहते हैं तथा अपनी परंपरागत जीवन शैली एवं रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने में तत्पर है, यानी कि वो अपनी जो परंपरागत जीवन शैली तथा अपने रीति रिवाज है उनको बाह्य सभ्यता से दूर रखना चाहते हैं। अब देखो, इनमें अत्यंत पिछड़ेपन के कारण इनमें क्या है, जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। लेकिन पिग्मी लोग ये मानते हैं कि ये देवी का प्रकोप या जादू टोने का परिणाम है कि बच्चे जन्म भी जल्दी लेते हैं और मर भी जल्दी जाते हैं, तो ये उसको जादू टोना या वो कह सकते हैं कि एक तरह का इनमें अंधविश्वास है। सर्वथा अनुपयुक्त तथा विषम पर्यावरण वाले प्रदेश में निवास करते हुए पिग्मियों पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव बहुत कम पड़ा है। अपने समीपवर्ती बंटू जो कृषक है इनके संपर्क में आने के कारण अब थोड़ी थोड़ी ये बोली भी समझने लगे उनकी और बोलने लगे हैं, किंतु जीवन शैली में अभी भी कोई विशेष परिवर्तन इनमें नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इन पे कुछ जो अपने पड़ोसी कृषक है या यूरोपीय उपनिवेशों के कुछ प्रभाव इन पे अभी देखे जा सकते हैं। सीमित संख्या में कुछ पिग्मी अब खान मजदूर तथा नौकर के रूप में भी काम करने लगे हैं, लेकिन पिग्मी ऐसे स्वतंत्र समुदाय हैं जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और पर्यावरण का उपयोग प्रकृति के पुजारी के रूप में बिना उसे क्षति पहुंचाए करते आ रहे हैं। तो ये पिग्मी जनजाति से हम सभी को भी सीखना चाहिए कि वो प्रकृति से किस तरह से जुड़े हुए एकदम डायरेक्ट रूप से और उसका यूज भी करते हैं, लेकिन बिना उसको नुकसान पहुंचाए हुए। यूरोपीय उपनिवेशों के विस्तार से पिग्मियों की संख्या प्रति वर्ष कम होती जा रही है। अब पिग्मी जनजाति उनकी जनसंख्या कम होती जा रही। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा पिग्मी जनजाति।